He is considered to be the gold standard of bureaucracy. He has occupied almost every post a government aspires for and has excelled in every position held by him. He can be called father of Greater Noida as he was the first chairman of Greater Noida Authority. He was principal secretary to Chief Minister Kalyan Singh. He was principal secretary to Governor of UP Motilal Vora. He was chief secretary of Uttar Pradesh. He was the first chairperson of National Highway Authority of India, and he was surface transport secretary at the center. He also served as defense secretary at the center. He served governments run by almost every party from Congress, Samajwadi Party, BSP to the BJP, yet his career spanning 37 years remains unblemished. He is none other than Mr. Yogendra Narayan. Welcome, welcome, sir. Thank you. Welcome to Indian Masterminds. Thank you. Sir, what is the difference you see in the bureaucracy that was when you joined the services in 1965 and one you see today? Well, you have civil servants of all types today, as they were in the past. Only I see a bit of more arrogance in the present generation of civil servants. We were brought up in a different manner. We were taught to mix with the masses, to understand their problems, and sort them out. We were taught not to be bureaucratic, and we were taught to sympathize and empathize with the people coming to visit us with their issues and problems. सो मैं समझता हूँ कि इतना ही फ़र्क है. अदरवाइज अब भी बहुत ब्रिलियंट आपके सिविल सर्वेंट्स आ रहे हैं, और अच्छे बहुत लोग तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. और जब मैं उनकी कहानियाँ पढ़ता हूँ कि अपने अपने क्षेत्र में काम करते हुए उन्होंने किस तरह एक महत्वपूर्ण योगदान दिया है जनता की जो खराबियाँ हैं, जनता में जो मुसीबतें हैं उनको दूर करने में, तो मुझे बड़ी खुशी भी होती है. पर कुछ हमारे जो सिविल सर्वेंट्स हैं, कुछ अब भी बहुत एरोगेंटली बिहेव करते हैं, बड़ी अकड़ से बिहेव करते हैं. प्रजातंत्र में अकड़ना नहीं चाहिए. प्रजातंत्र में आपको हर एक नागरिक को अपनी तरह मानना चाहिए, अपने परिवार की तरह मानना चाहिए. आई थिंक वहीं इट इज़ समवॉट लैकिंग. अदरवाइज ब्रिलियंट ऑफिसर्स भी बहुत हैं, अपना इनिशिएटिव दिखाते हैं. और अच्छा अब ये हो गया है कि विभिन्न क्षेत्रों से भी हमारे IAS ऑफिसर्स आ रहे हैं. they are coming from after doing their doctor's degree, they are coming after doing their engineering degree, they are coming after doing their MBAs. उस समय इतना नहीं था हमारे समय में. तो एक मिक्सचर जो हुआ है सिविल सर्वेंट्स का वेरियस फील्ड्स का, अच्छा ही हुआ, उसका असर अच्छा हुआ है. तो मेरी राय में तो एक्सेप्ट फॉर दिस फीलिंग ऑफ एरोगेंस, और तो अच्छा काम कर रहे हैं सिविल सर्वेंट्स बाय एंड लार्ज. तो क्या ट्रेनिंग में कुछ कमी है जो ट्रेनिंग बदलनी चाहिए, या एथिक्स और मॉरल्स की ट्रेनिंग अलग से होनी चाहिए? व्हाई इज इट सो? ट्रेनिंग में ही एथिक्स एंड मॉरल्स एंड एम्पैथी जी के बारे में मॉड्यूल्स होने चाहिए. जी. और ये इसलिए आवश्यक हो गया है क्योंकि अब हमारा प्रजातंत्र 75 वर्ष हो गए उसके, और इस समय अगर हम अपने नागरिकों को एक संतुष्टि न दे सके अपनी सेवा से, तो ब्यूरोक्रेसी का कोई फ़ायदा नहीं है. तो हमारे ट्रेनिंग में ही ये एथिक्स, एम्पैथी और सिंपैथी का मॉड्यूल्स आने चाहिए ट्रेनिंग में. अभी इस समय है नहीं. तो सिविल सर्वेंट जो अब भी आता है, और अगर बहुत संपन्न परिवार से आता है, तो उसमें एरोगेंस होती है जी. कि हम जो चाहेंगे वो कर सकते हैं. ये गलत है. ये ज़रूर है कि हम लोग नियमों से बंधे रहते हैं, पर उस नियमों के अंदर ही हमें अगर हम कार्य करें तो बहुत से कार्य हो सकते हैं. मैं अब भी बिलीव करता हूँ, विश्वास रखता हूँ कि गवर्नमेंट सर्विस इज़ द बिगेस्ट सोशल सर्विस इन दिस कंट्री. और सिविल सर्वेंट अगर अच्छा
करना चाहे, अगर अपने जो उस ज़िले में लोग हैं उनकी दिक्कतें दूर करना चाहे तो कर सकता है, पूरे जी। पावर्स है उसको। इट इज़ हाउ यू यूज़ दैट पावर जी। एंड हाउ मच यू कैन मिक्स विद द पीपल, यू मस्ट मिक्स विद द पीपल। मैंने तो सबसे पहले एक किताब लिखी हुई थी, ABC ऑफ पब्लिक रिलेशंस फॉर सिविल सर्वेंट्स। जी। ये सबसे पहले मेरी एक किताब थी, जब मैंने देखा कि बहुत से झगड़े इसलिए शुरू हो जाते थे कि MLA किसी फंक्शन में आए, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट नहीं उठा उनको रिसीव करने के लिए, या कोई उसने MLA ने निर्देश दिए कि ये हो जाना चाहिए, वो नहीं करता, वो बताता है कि कानून ऐसा है, तो उसमें छोटी मोटी बातों को लेकर झगड़े हो जाते थे। तो मैंने इसलिए सोचा कि एक किताब लिखी जाए ऑन द ABC ऑफ पब्लिक रिलेशंस फॉर सिविल सर्विस। जी। और वो अभी अगर आप जाएंगे नैनीताल के जो एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें अभी ये मिलेंगी, वहीं से छपी थी ये। जी। जी। तो एथिक्स के अलावा हम लोग क्योंकि समाज में रहते हैं, तो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स हमारी जो विभिन्न स्तर हैं प्रशासन में, शासन में, उनसे कैसे बिहेव किया जाए, कैसे समन्वय और कोऑर्डिनेट किया जाए, वो भी पढ़ाना बहुत ज़रूरी है। जी। और ये तभी हो सकता है जब केस स्टडीज़ में हमारे ट्रेनिंग पीरियड में लाएं। केस स्टडीज़ के द्वारा हम लोग बताएं कि किस तरह किसी कोई समस्या आती है या प्रशासन में दिक्कत आती तो उसको कैसे हल किया जाए बिना झगड़े किए हुए। जी। तो ये बहुत ज़रूरी है। ये केवल कहना काफ़ी नहीं है किसी भी सिविल सर्वेंट के लिए कि नियमों में नहीं है। अगर आप देख रहे हैं कि उस नियमों के कारण दिक्कत आ रही है, तो आपको ये भी हिम्मत होनी चाहिए कि आप शासन को लिखें कि ये नियम बदले जाएं। और बदल सकता है, ये सब जो नियम हैं ये मैन मेड हैं, जी। कोई ऊपर से नहीं आए हैं, जी। जी। मैन मेड हैं। और मैन मेड अमेंडमेंट्स भी हो सकते हैं, चेंज हो सकता है। जी। जी। वातावरण बदलता है हर एक देश का, और नागरिकों का जो एक मांग रहती है, या उनकी जो एक तरह से इच्छाएं होती हैं, वो भी बदलती हैं। तो उसको जी। देखते हुए प्रशासन को भी बदलना पड़ेगा। सर, आपने इतनी सरकारों के साथ काम किया, उसमें कांग्रेस भी थी, बीजेपी भी थी, जनता पार्टी भी थी, बीएसपी थी, समाजवादी पार्टी, सारे थे। क्या आपको कभी ऐसा लगा कि पॉलिटिक्स थोड़ा इंटरफेयर कर रही है ब्यूरोक्रेसी के काम में, या ब्यूरोक्रेसी यूपी की खासतौर से, जहाँ से जिस काडर से आप आते हैं वहाँ पे इन्फ्लुएंस हुई है पॉलिटिक्स से? देखिए, ऐसा है कि प्रजातंत्र में जो रूलिंग पार्टी होती है, जी। किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी से होती है रूलिंग पार्टी। जो मेजॉरिटी होती है, वोट जो मिनिस्टर्स बनते हैं वो रूलिंग पार्टी, मेजॉरिटी पार्टी से बनते हैं। जी। तो उसको हम लोग दरकिनार नहीं कर सकते। जी। अगर पॉलिटिकल पार्टी ने कोई अपने मैनिफेस्टो में कोई ऑब्जेक्टिव्स दे रखे हैं कि हम ये करना चाहते हैं, अचीवमेंट, जैसे अभी वुमेन रिजर्वेशन का आया मैनिफेस्टो का, जी। तो हमारी जो थिंकिंग है, जो ब्यूरोक्रेसी का एटीट्यूड है, इट हैज़ टू बी अट्यून्ड जी। टू दैट फिलॉसफी। जी। तो दो चीज़ें हैं जिसके कारण ये कभी कभी झगड़े उत्पन्न होते हैं। एक तो पॉलिटिकल फिलॉसफी ऑफ द रूलिंग पार्टी, जी। और एक होता है आपका रूल्स, लॉ एंड रेगुलेशंस। जी। अगर कोई ऐसी नीति बनती है जो वर्तमान रूल्स एंड रेगुलेशंस के खिलाफ होती है, तो ये एक सिविल सर्वेंट का एक फ़र्ज़ होता है, ड्यूटी होती है कि वो बताए अपने पॉलिटिकल मास्टर को कि अगर आप ये नीति अपनाना चाहते हैं तो ये संशोधन करने पड़ेंगे जी। नियमों में। क्योंकि कोई सिविल सर्वेंट नियमों के खिलाफ नहीं जाना चाहता, जी। क्योंकि उसको जो ट्रेनिंग दी जाती है कि नियमों के अनुसार चलो। पर ये कहीं रुकावट नहीं है कि अगर आप अपने पॉलिटिकल मास्टर्स को सजेस्ट करें कि ये नियम बदलना ज़रूरी है, ये वर्तमान समय में
आपको संशोधन करना चाहिए। लेकिन सर यूपी में जिस तरीके से इतने फ्रीक्वेंट ट्रांसफर्स होते रहे, तो उससे लगा कि लोग थोड़ा-सा डरते हैं कि अगर अगर हम कुछ सजेस्ट करेंगे व्हिच विल नॉट बी लाइक्ड बाय द गवर्नमेंट एट द टाइम, तो कहीं ऐसी जगह ट्रांसफ़र हो जाएगा जहाँ पे न न फैमिली पोस्टिंग है, न घर होगा ठीक से, न ऑफ़िस होगा, व्हीकल नहीं होगा, ऐसी भी जगह जगह हो सकती हैं। और कई बार ऐसा हुआ भी कि जो थोड़ा-सा अनकम्फ़र्टेबल ब्यूरोक्रेट्स थे, उनको ऐसी जगह भेज दिया गया। ये सही है आप जो कह रहे हैं। पॉलिटिकल ट्रांसफर्स होते हैं क्योंकि जो चीफ मिनिस्टर है या जो रूलिंग पार्टी है उसको भी अपने एमएलएस की सपोर्ट लेनी पड़ती है। जी। तो अब ये डिपेंड करता है उस जी, स्टेट के चीफ सेक्रेटरी पर या जो बॉसेस हैं उस डिपार्टमेंट के, कि किस तरह वो समझाएं अपने मिनिस्टर को या चीफ मिनिस्टर को कि ये जो आपका सिविल सर्वेंट है, आईएएस ऑफिसर है, पीसीएस ऑफिसर है, कि साहब आपको इसने सुझाव दिए हैं, आप इस पर विचार कर लें, और अगर आप कोई नियमों के विरुद्ध निर्णय लेंगे तो उसको उसका खमियाजा सिर्फ सिविल सर्वेंट को नहीं सहन करना पड़ेगा, आपको भी करना पड़ेगा। क्योंकि अब देखिए बहुत से नियम आ गए, जैसे राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट जी, 2004 में आ गया। अब राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट में किसी भी नागरिक को ये अधिकार है कि वो मांगे कि मैं जिस फाइल में ये निर्णय लिया गया है इसके बारे में मैं उसको देख सकूं, मैं देखूं कि क्यों ये निर्णय लिया गया है। जी, तो हम लोग तो जैसे मंत्रियों को कहते थे कि साहब देखिए राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट है, जी, अगर आप कोई गलत निर्णय लेंगे या फाइल पर निर्णय लेंगे तो वो उसका खुलासा भी हो सकता है, अखबार में भी आ सकता है, प्रेस में भी आ सकता है, सोशल मीडिया में भी आ सकता है। जी, तो ये चेक एंड बैलेंस बिटवीन द पॉलिटिकल मास्टर एंड द सिविल सर्वेंट बहुत ज़रूरी है। You see, sometimes good political masters suffer because of bad civil servants, and sometimes good civil servants suffer because of bad political masters. अब उसमें किस तरह आप समन्वय लाएं, ये आपके पर्सनल टेक्निक पर डिपेंड करेगा। और मुझे तो कभी ऐसी समस्या आई नहीं कि अगर मैं समझा दूं अपने मंत्री जी को या अपने पॉलिटिशियन को जो कि कुछ मांग कर रहा है कि देखिए ये गलत है, ये नियमों के खिलाफ है, तो आमतौर पर तो लोग मान जाते हैं, क्योंकि वो लोग भी पहचान जानते हैं कि उनकी ख्याति या उनको जो अगली बार वोट लेनी है तभी संभव है जब उनकी इमेज भी अच्छी रहेगी और वो भी अच्छे कामों में अपना हाथ बटाएंगे। सर कोई ऐसा इंसिडेंट हो जब व्हिच टेस्टेड यू एज़ अ ब्यूरोक्रेट कि किसी ने आपके ऊपर कोई ऐसा प्रेशर डाला हो और एंड यू ट्राई टू, जैसा आप कह रहे हैं कि आपने उन्हें समझाने की कोशिश की और वो समझ गए। कभी लेकिन इससे भी डिफ़िकल्ट कोई टाइम आया होगा जब आपने समझाने की कोशिश की और शायद नहीं समझे, एंड हाउ यू टैकल्ड दैट? हाँ, बहुत सारे हैं, मैं आपको बताता हूँ। अब मैं रीजनल फूड कंट्रोलर कानपुर में था, जी, तो एक एमएलए हमारे पीछे पड़ गए कि किसी सीनियर मार्केटिंग इंस्पेक्टर को यहाँ ट्रांसफ़र कर दीजिए। मैंने उनसे बहुत कहा कि क्यों कर दें, क्या कर दें? तो उन्हें नहीं, नहीं आप कर दीजिए। तो फिर मैंने ऊपर अपने फूड सेक्रेटरी को लिखा जी, और मैंने ये भी लिख दिया कि ये एमएलए जो हैं ये करवा रहे हैं ट्रांसफ़र, मैं सहमत नहीं हूँ। उन्होंने फिर अपने फूड मिनिस्टर से बात कर ली जी। और उन्होंने कहा कि आपका निर्णय बिल्कुल ठीक है, इनको ट्रांसफ़र नहीं करना चाहिए। हुँ, हुँ। तो ऐसे भी होता है, समझ जाते हैं। पर ऐसे भी देखिए वाक़ई होते हैं कि जिसमें वो समझ नहीं पाते या जो हमारे सेक्रेटरी है या चीफ सेक्रेटरी है समझा नहीं पाता। तो अगर ऐसा कोई वाक़या अगर आप बताएँ, जिसमें समझाने की कोशिश की और जो उसमें गवर्नमेंट थी वो नहीं समझी? अब देखिए, अब कहना नहीं चाहिए पर एक बार जब मैं चीफ सेक्रेटरी था तो हमारे एक लीगल रिमेम्बरेंसर थे उस जी, समय। अब वो पता नहीं किसने हमारे मुख्यमंत्री जी को समझा दिया कि इनको वापस भेज देना चाहिए हाई कोर्ट।
हुँ, मैंने उनसे पूछा भी क्यों? कि नहीं, नहीं वो एमएलए कह रहा है। मैंने ऐसा फिर मैंने कहा कि कुछ टेक्निक होना चाहिए इसको रोकने का, ये तो गलत काम है। तो मैंने पहले उनको कह दिया कि देखिए, जो लॉ ऑफिसर होता है ऐसे ट्रांसफ़र नहीं होता, वो हाई कोर्ट नॉमिनेट करती है, वो बनता है लीगल ऑफिसर, जी, और अगर हटाना है तो हमें उनकी अनुमति लेनी पड़ेगी। जी, और मैं 6-7 दिन उसको टालता रहा। मैंने कहा क्योंकि मुझे गलत लग रहा था। तो फिर मैंने अपने उनको भी बताया कि आपको पता नहीं क्यों कह रहे हैं ट्रांसफ़र करने के लिए लीगल। हुँ, तब उन्होंने उनसे बात की सीधे चीफ मिनिस्टर से, और समझाया कि क्या बात है और क्यों एमएलए वो है ट्रांसफ़र चाह रहा है। तब चीफ मिनिस्टर समझ गए और तब उन्होंने प्रेस करना हमें बंद कर दिया। तो बहुत से हाउ यू हैंडल इट्स अ ह्यूमन रिलेशनशिप प्रॉब्लम। कोई अगर आप झगड़ा सीधे लेंगे एक पॉलिटिकल लीडर से तो फ़ायदा नहीं है। जी, हमें ट्रेनिंग में भी एक सिखाया गया था, एक एग्जाम्पल लेकर, कि सपोज़ आप एक बोट पर हैं, नाव पर हैं, और आपको दूसरी तरफ जाना है। जी, बीच में एक पहाड़ पड़ता है, तो या तो आप पहाड़ को तोड़ते रहें और निकलने के ये लिए, सर्कमवेंट कर या सर्कमवेंट कर दें। बहुत से जो प्रपोजल्स आते थे, अगर हम लोग के जैसे जो हम लोग को फीलिंग होती थी या महसूस होता था कि गलत है, तो हम कहते थे उनसे कि साहब देखिए, इसमें फाइनेंशियल इन्वॉल्व है, फाइनेंस डिपार्टमेंट की राय लेनी पड़ेगी। या अगर कोई लीगल मामला आया कि साहब हम ऐसा नहीं कर सकते, हमें लीगल डिपार्टमेंट की राय लेनी पड़ेगी, और उस राय में लेने में ही पूरा मामला हल हो जाता था। क्योंकि जी, फाइनेंस डिपार्टमेंट अगर सपोर्ट नहीं करेगा या लॉ डिपार्टमेंट सपोर्ट नहीं करेगा, तो आप नहीं कर सकते वो बात जब कैबिनेट में जाती है बात, तो हुँ। फाइनेंस डिपार्टमेंट की राय लेकर जाती है और लीगल डिपार्टमेंट की राय लेकर जाती है। तो तरीके होते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि आप झगड़ा करें सीधे। सर आपने इमरजेंसी भी देखी, जी। आपने इंडो पाक वॉर देखा, आपने उसके बाद यू ए ब्यूरोक्रेट व्हेन व्हेन मंडल कमीशन थिंग टुक प्लेस, राम जन्मभूमि एजिटेशन हुआ, जब बाबरी मस्जिद गिरी उस वक़्त आप खुद प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू चीफ मिनिस्टर थे। फिर उसके बाद कारगिल के ठीक बाद आप डिफेंस सेक्रेटरी बने। तो इतनी ढेर सारी चीज़ों में एनएचएआई के पहले चेयरपर्सन थे, ग्रेटर नोएडा के पहले चेयरपर्सन थे। इसमें से आपको सबसे डिफ़िकल्ट फ़ेज़ कौन-सा लगा? सबसे चैलेंजिंग जो? सबसे डिफ़िकल्टी तो देखिए एज़ चीफ सेक्रेटरी आती है ज़्यादातर। जी, क्योंकि चीफ सेक्रेटरी में स्टेट गवर्नमेंट होती है, प्रॉब्लम्स होते हैं, मिनिस्टर्स होते हैं, विभिन्न मंत्री होते हैं। पर हमारा सपोर्ट था चीफ मिनिस्टर। स्ट्रॉन्ग चीफ मिनिस्टर अगर मिल जाए तो चीफ सेक्रेटरी बहुत अच्छी तरह काम चला सकता है। उस समय कल्याण सिंह थे, बहुत जी, सपोर्ट करते थे। उनको बता दो, एक बार ऐसा हुआ था कि एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का मेरे पास टेलीफोन आया, जी, और उसने कहा कि साहब ये एमएलए जो हैं एक गलत काम करवाना चाह रहे थे। जब मैंने मना किया तो टेलीफोन पर गाली गलौज करने लगे और बुरी तरह मुझे कहा कि मैं आ रहा हूँ और मैं देख लूँगा, पीटूँगा, ये करूँगा। तो मैंने कहा तुम डरो नहीं। मैं कल्याण सिंह जी के पास गया, मैंने कहा देखिए आपका एमएलए ये है और इस तरह डीएम से बिहेव कर रहा है, ये उचित नहीं है। उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक है, और उन्होंने कहा मिलाओ एमएलए को। और मेरे सामने एमएलए को ऐसा झाड़ा उन्होंने कि अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं तुम्हें अगले इलेक्शन में भी जीतने नहीं दूंगा और तुम्हें नहीं लूँगा पार्टी में, निकलवा दूंगा। आप हमारे डीएम से ऐसे बात करते हैं। मामला हल हो गया, एमएलए माफ़ी मांगने लगा। उन्होंने कहा एमएलए से कि आप पहले माफ़ी मांगिए डीएम से, आपने बोले कैसे आप ऐसे। तो आपको देखना पड़ता है कि अगर आपका बॉस आपके स्ट्रॉन्ग है, आपके विचारों से सहमत रहता है, तब आसान हो जाता है। आपने इतनी जगह काम किया है और जैसा रेपुटेशन है कि कल्याण सिंह जी हमेशा ब्यूरोक्रेट्स की सुनते थे। जबकि
मायावती और मुलायम सिंह जी ऐसे मुख्यमंत्री थे जो कहते थे कि देखो मुझे ये काम चाहिए, कैसे होगा ये आपको करना है। तो ऐसे में आप लोग कैसे डील करते थे कि जो कहते हैं कि मुझे ये चाहिए, अब कैसे करोगे आप बताओ? देखिए, मायावती जी के समय तो मैंने काम नहीं किया। ये आप दिल्ली में थे। पर जो मैंने हमारे एक और चीफ सेक्रेटरी थे उनके नीचे, जी, तो वो बताते थे कि एक बार किसी स्कूल की ज़मीन थी जी, जो उनके एक बहुत क्लोज थे, उनको देना चाहती थी। और वो भी ठीक था कि भाई आप ज़मीन लीगली अलॉट करना चाहती हैं, पर उनका सब बाउंड्री वॉल का खर्चा भी गवर्नमेंट बेयर करेगी, वो बनाए। जी, तो चीफ सेक्रेटरी ने कहा ये प्राइवेट स्कूल की बाउंड्री वॉल तो हम नहीं बना पाते हैं, बना जी, सकेंगे। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, आपको बनाना है, आप जी, लाइए कैबिनेट में। उन्होंने कहा साहब मैं तो नहीं लाऊंगा, हुँ, आप किसी और से करवा लीजिए। ही वाज ट्रांसफर्ड, हुँ, बट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में आ गए। ही गॉट अ मच बेटर पोस्टिंग एज मेंबर ऑफ द यूपी पब्लिक सर्विस, यूपीएससी। यूपीएससी। तो रास्ते निकल जाते हैं। और ये मुझे तो मौका नहीं मिला कि ऐसा झगड़ा कभी हो किसी मिनिस्टर के साथ, क्योंकि नॉर्मली देखिए एक चीज़ और बताएं, अपनी रेपुटेशन भी आपको एस्टेब्लिश करनी पड़ती है एज अ सिविल सर्वेंट। अगर रेपुटेशन आपकी ऑनेस्टी की है, या आपकी कि आप सबकी सुनेंगे और कोशिश करेंगे, आपका प्रयास रहेगा कि वो दिक्कतें दूर हों, तो आपसे कोई झगड़ता नहीं है। मैं इसी पे आ रहा था कि नॉर्मली कोई भी गवर्नमेंट प्लायबल ब्यूरोक्रेसी चाहती है और आपकी इमेज एक अपराइट ऑफिसर की रही कि जो कभी भी गलत काम नहीं करेंगे। इसके बावजूद आपको इतने अच्छे-अच्छे पोज़ीशंस पे काम करने को मिला, तो ये हाउ हाउ वाज़ दैट पॉसिबल? देखिए ये भी एक डेमोक्रेसी का आपको एक सिद्धांत है कि अगर आप गलत काम नहीं करेंगे तो कोई आपसे गलत काम करने के लिए भी नहीं कहेगा। जी, कोई नहीं कहेगा, उनको सब मालूम है कि और देखिए थोड़े साल बाद ये भी अपना तजुर्बे के आधार पर हम लोगों को ये मालूम हो जाता है कि क्या स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करनी चाहिए गलत डिसीजन को अवॉइड करने के लिए, क्या। जी, तो एक हम लोग भी स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करते हैं सोच समझ के। अगर पॉलिटिकल मास्टर को फेस करना है और वो आपसे कह रहा है कि ये गलत काम करना है, तो हम लोग एक स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करते हैं, पर कभी स्ट्रेट फाइट नहीं लेते थे। वी वुड डिले द मैटर, वी वुड डिले द फाइल, we would consult the law secretary, the finance secretary, और तरीके निकल जाते हैं। अगर आप तरीका निकालना चाहें ज़रूर निकल जाएंगे। दूसरे लोग होते हैं ठीक है, प्लायबल होते हैं, सिविल सर्वेंट, बिना सोचे अच्छा कह दिया आपने, नहीं हम कर दें, तो उनकी इमेज भी हो जाती है और नेक्स्ट गवर्नमेंट आती है फिर उनको पनिश भी करती है। तरह तरह के सिविल सर्वेंट्स हैं और सब खराब नहीं है, सब अच्छे नहीं हैं, और ना मैं परसेंटेज बता सकता हूँ कितने अच्छे हैं कितने खराब। बट कीपिंग इन व्यू द फैक्ट कि ये राष्ट्र इस समय 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड है, जी, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जिस स्पीड से हो रहा है, रोड्स का, हाईवेज का, पोर्ट्स का, इसकी जो नई नई नीतियां हैं, आपकी जो बेरोजगारी है वो भी बहुत लो है, आपकी जो पॉवर्टी रेशियो है, it has come down to जी, only 17% from 35%, 40%. ये दिखाता है कि ये सिविल सर्वेंट्स एंड गवर्नमेंट पॉलिटिकल मास्टर्स मिलजुल के इन्होंने ये कमाल दिखाया है। जी, सो इट इज़ नॉट कि हमारा सभी सिविल सर्वेंट्स अच्छे होंगे, बट ओवरऑल मुझे विश्वास है कि मेजॉरिटी सिविल सर्वेंट्स एंड मेजॉरिटी पॉलिटिकल मास्टर्स आर interested in the welfare of the nation, and they take all steps to improve the conditions of the people. And I think we should have no doubt on it. We should have full faith in our civil service as well as in our political masters. जो ख़राब होते हैं वो ऑटोमेटिकली पॉलिटिकल मास्टर्स जहाँ तक संबंध है
वो अगले इलेक्शन में इलेक्ट नहीं होते हैं। जहाँ तक सिविल सर्वेंट्स हैं, उनके खिलाफ सीवीसी है, विजिलेंस है, सब तरह की एक्शंस चले जाते हैं, वो चिन्हित हो जाते हैं। अब हमारी आईएएस देखिए, यूपी में आईएएस एसोसिएशन ने 3 सबसे मोस्ट करप्ट ऑफिसर्स को चिन्हित किया। जी बिल्कुल, इट वाज अ सेल्फ क्लेंजिंग मशीनरी। बिल्कुल। जब पाप का घड़ा इतना भर जाता है तो मेथड निकल जाते हैं इसको सफाई करने के लिए। जी, तो इट इज अगेन द ब्यूरोक्रेसी जिसने किया ये चिन्हित। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि जिन 3 लोगों को चुना गया था, वो 3 के तीनों बारी-बारी से चीफ सेक्रेटरी बने। और तीनों बारी बारी करके जेल गए। ये भी है, बट डजंट दैट रिफ्लेक्ट ऑन द पॉलिटिकल गवर्नमेंट कि भाई ऐसे लोगों को आपने लिखा भी अपनी किताब में, जो आपकी लेटेस्ट बुक है, उसमें आपने लिखा भी है कि जो सीवीसी की लिस्ट में वेबसाइट पे जिन लोगों को टेंटेड ऑफिसर्स लिया जाता है, तो कोई भी सरकार ऐसे ही लोगों को प्राइम पोजीशंस देना चाहती है, क्योंकि बिकॉज दे आर प्लायबल पीपल। देखिए, ये एक्सेप्शंस आपको हर चीज़ के मिलेंगे। जी, हर चीज़ में, चाहे सिविल सर्वेंट्स हों, चाहे पॉलिटिकल मास्टर्स हों, हर चीज़ में एक्सेप्शंस मिलेंगे। पर देखना ये है कि आपको मेजॉरिटी किस तरह के लोग हैं, और देखना ये है कि इन 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 सिविल सर्वेंट्स के रहते हुए, इन पॉलिटिकल मास्टर्स को रहते हुए, क्या हम ऐसी नीतियां इसके बावजूद अपना सकें हैं कि हमारा राष्ट्र इस समय इस पोजीशन पर है। अब देखिए, आपका G20 समिट जो हुआ, जी, कितने प्रोफेशनली जी, इसको कंडक्ट किया गया है। जी, ये सिविल सर्विस ने किया, चाहे जी, फॉरेन सर्विस के हों, चाहे आईएएस के हों, जी, और जी, चाहे कैबिनेट के मिनिस्टर्स हों, जी, बड़ा जी, प्रोफेशनली कंडक्ट। प्रोफेशनली। तो हमें ये, हमारे में कैपेसिटी है, हमारे में कैपेसिटी। अब देखिए, सीवीसी का जो एस्टैब्लिशमेंट हुआ, क्यों हुआ? जी, क्योंकि जब ये मालूम हुआ कि भाई नेहरू के समय और उनसे पहले ये हुआ कि करप्शन बहुत बढ़ता जा रहा है सिविल सर्विस में, जबकि आईसीएस ऑफिसर्स थे उस समय ज़्यादातर। जी, तो उन्होंने एक फॉर्मूला निकाला, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। उन्होंने इसका, फिर उन्होंने बैंक्स के लिए ओम्बुड्समैन निकाला। तो एक कंटिन्यूअस फाइट है, जैसे हम लोग धर्म में भी कहते हैं, बुराई, जो बुरे अच्छा लोग ये हैं है, और अच्छे लोग हैं, उनके बीच कंटिन्यूअस में। फाइट रहती है। बट इवेंचुअली विक्टोरियस वही होते हैं जो ईमानदार हों, जिनकी ख्याति अच्छी हो, जिनके जो मन में उद्देश्य है वो भी राष्ट्र के हित में हो, और ये हो रहा है। और इसलिए मुझे विश्वास है कि जो मेजॉरिटी हमारी ब्यूरोक्रेसी है, सिविल सर्वेंट्स हैं, और मेजॉरिटी ऑफ द पॉलिटिकल मास्टर्स, they are good people bent on doing good for the country, and they are capable of taking this country forward. Thank you so much, sir. It was pleasure talking to you, and we hope to catch up with you some other time also. Thank you so much, sir.